Hello students, how are you? So let us start with the protective relays module 4. अभी तक हम 3 मॉड्यूल कर चुके हैं. The contents which we have studied in those 3 modules are these 3 contents. These are the contents in those 3 modules. इस मॉड्यूल में we will particularly talk about the distance और impedance relays और कुछ भी और भी बातें हम करेंगे which are very fundamental and very important in context of the relays. तो क्या हम इसमें बातें करने वाले हैं, वी विल सी दैट. और जो हमारे लेफ्ट आउट 2 टॉपिक्स हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. टाइप्स ऑफ रिलेज. यहाँ पे ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ रिलेज में हमने जो अभी तक देखा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर वी हैव डिस्कस्ड 2 टाइप्स दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो उसको हम डिटेल में कर चुके हैं इन द प्रीवियस मॉड्यूल्स. और भी 2 टाइप हमारे पास प्रिंसिपल बेस पे हो सकते हैं दैट इज थर्मल रिलेज एंड स्टैटिक रिलेज. वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन अगर हम डिवाइड करना चाहें तो वी आर हैविंग ओवर करंट, ओवर वोल्टेज रिले, ओवर फ्लक्स रिले, देन इट कैन बी डायरेक्शनल रिले, डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल रिले एंड ओवर स्पीड रिले. तो इस तरह से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन. और भी अगर फर्दर हम डिवाइड करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड कि किस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी और क्या उसके लिए प्रोटेक्शन स्कीम होगी. तो इट कैन बी प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, प्रोटेक्शन ऑफ बस बार्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स. तो इन सब की प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ रिले स्कीम बना सकते हैं. वो कैसे बनाएंगे दैट वी विल सी इन द फर्दर चैप्टर्स. तो अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि डायरेक्शनल रिलेज कैसे काम करती हैं और डिस्टेंस रिलेज कैसे काम करती हैं. पर्टिकुलरली इस मॉड्यूल में हम ये दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये जो नॉन डायरेक्शनल रिलेज हैं ये क्या हैं बेसिकली, दीज आर द सिंपल रिलेज. इसके अंदर हमारे पास जैसे कि हमने पहले भी देखा था इंडक्शन बेस के ऊपर हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई. हमारा जो सिटी है इट इज ऑन द मेन लाइन से हमारे पास प्राइमरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज करंट इज गोइंग हियर एंड दिस सिटी वन ऑफ इट्स टर्मिनल इज टू द PSB. You can say it is PSB. PSB means plug setting board. It is called plug setting board. तो plug setting board जब भी हमने बात की PSM की प्रीवियस मॉड्यूल में, PSM दैट इज प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर. तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का इंपॉर्टेंस आप देख चुके हैं. वी नीड डिफरेंट सेटिंग्स फॉर अ फॉल्ट करंट. मीन्स फॉल्ट करंट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन द PSM. हमने उसको कैसे रिफ्लेक्ट करना है. सो उसकी इंपॉर्टेंस आप देख चुके हैं. सो फॉर दैट वी आर हैविंग द PSB. तो इस तरह से आप देख सकते हैं इट इज गोइंग टू द ट्रिप सर्किट को ये जा रहा है. सो ये बिल्कुल ही बेसिक एक ओवर करंट रिले है. जैसे ही ओवर करंट आएगा वी आर हैविंग द 2 फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स एंड देयर इज 1 मूविंग कॉन्टैक्ट ऑन द स्पिंडल. सो दिस स्पिंडल कैन रोटेट 0 to 360 डिग्री एंड वी कैन एडजस्ट इट बिटवीन 0 to 360 डिग्री के बीच में हम इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. एंड बाय दैट एडजस्टिंग वी कैन गिव इट अ टाइम लैग. तो टाइम लैग अगर हम इसको दे सकते हैं तो डिफरेंट टाइम सेटिंग्स पे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं कि कितनी देर में आपकी जो है ओवर करंट रिले जब आएगा और वो ओवर करंट रिले जैसे ही ओवर करंट आता है तो कितनी देर में वो ट्रिप होनी चाहिए. सो दैट इज द बेसिक थिंग. अगर हम सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल में नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का जो सिंबल है इट इज लाइक दिस, अ एरो ऑन द बोथ साइड्स. इट इज लाइक दिस, अ एरो ऑन द बोथ साइड. एरो ऑन द बोथ साइड मींस करंट चाहे इस तरफ से आए ट्रांसमिशन लाइन में चाहे करंट इस तरफ से आए इट विल ऑपरेट because it is non-directional, it is not directional. और एक इसका सिंबल जो होता है सिंपल it is like that. इसकी तरह भी इसको हम सिंबल देते हैं. तो अब नॉन डायरेक्शनल तो हमने देख ली, इट इज अ सिंपल इंडक्शन टाइप एंड PSB इसमें लगा हुआ है. व्हाट इज डायरेक्शनल? डायरेक्शनल रिले को समझना भी बहुत जरूरी है. तो डायरेक्शनल रिले में हमने क्या किया है, अगर अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शनल रिले, दिस इज डायरेक्शनल पावर रिले हम इसको कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स पावर रिले. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट मेट्रिक रिले.
ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट आएगी डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। तो अभी हम जो देख रहे हैं दैट इज बेसिकली फॉर द पावर, इट इज पर्टिकुलरली फॉर द पावर, ये आप ध्यान रखिए। सो पावर मीन्स वी शुड हैव टू थिंग्स मीन्स वोल्टेज एंड करंट, तभी हम पावर की बात कर सकते हैं। तो वोल्टेज के लिए कौन है हमारे पास, पोटेंशियल टर्मिनल्स हैं, और हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, एंड करंट के लिए हमारे पास कौन है, करंट कॉइल है। तो बोथ थिंग्स हमारे पास आ गई, इसका मतलब वी कैन डिस्कस द पावर रिले। अब इसके अंदर जब आप देखें, द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हियर इज φ1 एंड फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हियर इज φ2। तो द टॉर्क, ऑपरेटिंग टॉर्क जो होगी इसके अंदर जब आप फाइनली देखेंगे फ्रॉम दिस फेजर, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ1 φ2 cos थीटा, φ1 φ2 cos थीटा, इन चीजों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन एंगल cos थीटा, cos थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी होने से क्या होता है, इट विल नॉट ऑपरेट फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी एंगल हो, हर एंगल के ऊपर ये ऑपरेट नहीं करेगा। ऑपरेट मीन्स ट्रिप, रिले का ऑपरेशन का मतलब होता है ट्रिपिंग। तो ट्रिपिंग ये कब कब करेगा, यू कैन सी, ये तब करेगा ट्रिपिंग जब हमारी ऑपरेटिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से जब भी हमारी ऑपरेटिंग टॉर्क ज्यादा होगी तब ये क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, अदरवाइज इट विल शो ब्लॉक्ड, इट इज ब्लॉक्ड। सो ट्रिपिंग कब होगी, यू कैन सी, जब हमारा cos थीटा एंगल जो है इट विल बी पॉजिटिव। सो यू नो द cos थीटा एंगल इज पॉजिटिव फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, देन 90 से 180 डिग्री के बीच में द cos थीटा एंगल इज नेगेटिव। आप देख सकते हैं कि cos थीटा एंगल जो है 0 to 90 is positive, so operating torque in this case will be greater than the restraining torque। मगर यहाँ पे जो होगी ऑपरेटिंग टॉर्क इज लेस देन रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा cos थीटा, तो ऑपरेटिंग टॉर्क इज लेस देन रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, यहाँ पे भी काम करेगी। देन अगेन आफ्टर certain point that is 270, again the operating torque becomes greater than restraining torque। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऑपरेशन मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, यू कैन सी दिस एग्जांपल। हमने क्या किया, दो जनरेटिंग स्टेशन लगाए यहाँ पे, सिंगल लाइन डायग्राम में आप देख सकते हैं। हमारे पास एक रिले है यहाँ पे। अब ये रिले में हम मानते हैं कि फॉल्ट यहाँ पे हुआ, तो करंट जो है जनरेटर 1 की साइड से आने की कोशिश कर रहा है, फॉल्ट करंट। तो क्या होगा इफ इट इज अ डायरेक्शनल रिले, अगर ये डायरेक्शनल रिले है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और इस तरह के एरो से ही रिप्रेजेंटेड है। लेट अस सपोज इट इज शोइंग द डायरेक्शन कि इस तरफ को क्या होगा, ये ट्रिप होगा, इस तरफ को क्या होगा, ये ट्रिप होगा। ये वाला रिले इस तरफ को क्या होगा, ट्रिप होगा। तो इस तरफ को अगर ये ट्रिप होगा मींस ऑपरेटिंग टॉर्क इस पॉइंट पे क्या होगी, इट विल बी ग्रेटर देन द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, और ऑपरेटिंग टॉर्क ग्रेटर देन द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क हो जाएगी तो ये ट्रिप हो जाएगा एंड द ट्रिप ऑपरेशन विल बी परफॉर्म। इसी एग्जांपल में अगर हम देखें, इफ फॉल्ट अकर्स हियर, अब फॉल्ट करंट इस तरफ से आने की कोशिश करेगा, बट ये जो हमारी डायरेक्शनल रिले है इट इज लाइक दिस, ठीक है, मगर इसकी डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इट विल नॉट ट्रिप, इट विल शो द ब्लॉक एक्शन, ठीक है। तो इसको सिंबल में अगर हमने दिखाना हो तो सिंबल में कैसे दिखाएंगे, जिस तरफ को इसकी डायरेक्शन होगी उस तरफ कोई ऑपरेट करेगा, तो इट कैन बी शोन लाइक दिस, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल में आपने देखा था, नॉन डायरेक्शनल में इट इज बोथ साइड्स, ठीक है, इट इज बोथ साइड्स। तो दिस इज द फीचर ऑफ द डायरेक्शनल रिले। तो डायरेक्शनल रिले आप देख सकते हैं, इट ऑपरेट्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि दोनों डायरेक्शन से ऑपरेट करेगी। अगर जिस तरफ को इसका एरो होगा, जिस तरफ को ऑपरेटिंग टॉर्क जो है इट इज ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग टॉर्क होगी, तभी ये ऑपरेट करेगा, तभी ये ट्रिप करेगा, अदरवाइज इट विल शो ब्लॉक्ड। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी रिवर्स पावर रिले की, यदि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। रिवर्स पावर रिले, डायरेक्शनल रिले हम तो बनाई तो है, बट व्हाट इज द यूज। तो आप देख सकते हैं दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ पे हमारे पास है, इसको ध्यान से सुनना। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर हैविंग जनरेटर 1 जनरेटर 2 ऑन द सेम ग्रिड। अब ग्रिड के ऊपर तो बहुत सारे जनरेटर्स होते हैं, तो वी आर जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ 2 जनरेटर्स। तो 2 जनरेटर्स का यहाँ पे केस है।
जनरेटर को हम एक्साइटेशन दे रहे हैं, टरबाइन को इनपुट आ रहा है, स्टीम इनपुट आ रहा है, स्टीम इनपुट टरबाइन में आ रहा है और टरबाइन जो है आपके जनरेटर को घुमा रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, लेट अस सपोज फॉर अ सर्टेन रीजन कुछ भी हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका स्टीम इनपुट एकदम से बंद हो गया। फॉर अ सर्टेन फॉल्ट कुछ हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका स्टीम इनपुट एकदम से बंद हो गया। स्टीम इनपुट एकदम से बंद हुआ मतलब जनरेटर जो है इट विल हॉल्ट, इट विल स्टॉप। तो जनरेटर जैसे ही रुकेगा, नाउ जनरेटर 2 इज रनिंग, जनरेटर 2 तो रन कर रहा है। नाउ जनरेटर 1 है स्टॉप, नाउ इट विल स्टार्ट टेकिंग पावर फ्रॉम द ग्रिड। अभी ग्रिड से पावर लेने की कोशिश करेगा एंड इट विल एक्ट एज अ सिंक्रोनस मोटर। और जब ये सिंक्रोनस मोटर की तरह एक्ट करने की कोशिश करेगा, इट विल टेक द ह्यूज करंट विच विल डैमेज योर लाइंस एंड ऑल्सो द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन। टरबाइन ब्लेड्स को भी ये डैमेज कर देगा आपकी, ठीक है। टरबाइन ब्लेड्स को भी ये डैमेज कर सकता है आपकी, आपके ये जनरेटर के ऊपर जो लाइन अटैच्ड है उनको भी ओवर करंट की वजह से क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है। दैट्स वाई वी हैव एम्प्लॉयड अ डायरेक्शनल रिले। अगर हमने डायरेक्शन रिले लगा ली तब हमारा कुछ भी डैमेज नहीं होगा। क्यों डैमेज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही रिवर्स में पावर आएगी तो आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ को है, सो इट विल ट्रिप। और अगर ये ट्रिप कर गई सो इट विल नॉट एक्ट एज अ मोटर, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर्स पावर रिले। रिवर्स पावर रिले का ये हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन है। सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो हमने डायरेक्शनल पावर रिले देखी, अब डायरेक्शनल ओवर करंट रिले क्यों देख रहे हैं। तो डायरेक्शनल पावर रिले जो है इट इज नॉट ऑपरेटेबल इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट्स। जब शॉर्ट सर्किट्स होंगे तो शॉर्ट सर्किट्स को ये डिटेक्ट नहीं कर सकती है आपकी रिवर्स पावर रिले जो हमने ऊपर देखी है, ठीक है। यहाँ पे जो रिवर्स पावर रिले हमने देखी है, इट नीड्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पर करंट जो है वो इतना लो, हमारे पास क्या होता है, करंट तो बहुत हाई होता है मगर पावर फैक्टर और वोल्टेज जो है वो बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड हो जाती है, तो हमें टॉर्क नहीं मिल पाती है, ऑपरेटिंग टॉर्क नहीं मिल पाती है। इसीलिए हमने क्या बनाया है, हमने बनाया डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, ताकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी हमारे पास कोई ना कोई रिले हो जो कि ऑपरेट करे और हमारे सर्किट को, हमारे हेल्दी सेक्शन को बचा सके, किससे, फॉल्टी सेक्शन से। तो उसके लिए हमने कौन बनाया है, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। तो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले में क्या है, बेसिकली प्रिंसिपल तो वही है इसका भी। क्या प्रिंसिपल है, इंडक्शन प्रिंसिपल है, पर इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। ओवर करंट के लिए तो इंडक्शन प्रिंसिपल ओके है, पर हमने इसके अंदर एक डायरेक्शनल यूनिट भी लगाई हुई है। डायरेक्शनल यूनिट क्या करती है, हमारा एंगल फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर कर लेती है। एंगल फैक्टर कंसिडर हो गया, ठीक है, करंट से ट्रिपिंग हो गई तो ओवर करंट रिले बन गई। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ओवर करंट रिले। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्शनल ओवर करंट रिले और नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले में मेन फर्क क्या है। वी आर हैविंग अ डायरेक्शनल यूनिट हियर, ओके। अदरवाइज तो सब कुछ सेम है कि इट इज कमिंग फ्रॉम द सीटी, ट्रिप सर्किट में जा रहा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, करंट कॉइल है, ऑल द थिंग्स आर सेम, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं मूविंग कंटेंट, और ये हमारे दो फिक्स्ड कंटेंट है। जैसे ये मूव करेगा, मूविंग कॉन्टेक्ट इन फिक्स्ड कॉन्टेक्ट को क्या करता है, शॉर्ट करता है और हमारा ट्रिपिंग होती है। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द रिंग मेन फीडर। रिंग मेन फीडर जो आपको पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीडर्स हैं हमारे पास। तो रिंग मेन फीडर्स से पहले मैंने लास्ट मॉड्यूल में, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था किसका प्रोटेक्शन, रेडियल फीडर्स का। रेडियल फीडर्स का प्रोटेक्शन भी हमने किया था, किससे किया था, डायरेक्शनल रिले से किया था। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे कॉम्बिनेशन है नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल रिलेज का, नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल रिलेज का कॉम्बिनेशन है। तो मेनली हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन, रिंग मेन फीडर की प्रोटेक्शन होती कैसे है। रिंग मेन फीडर की प्रोटेक्शन कैसे होती है, हम क्या करते हैं, नियर टू द सबस्टेशन यू कैन से, और नियर टू द जनरेटिंग साइड के नियर हम क्या करते हैं, नॉन डायरेक्शनल रिले लगाते हैं। और जैसे जैसे हम अपने लोड्स की तरफ बढ़ते हैं रिंग मेन फीडर की ओर से, हम क्या करते हैं, डायरेक्शनल यूनिट्स को, डायरेक्शनल रिलेज को लगाते हैं। तो क्या होता है, यू कैन सी यहाँ पे नेमिंग कैसे करी हुई है, आप देख सकते हैं। यू कैन राइट R1,
R3, R5, R7 ऑड आ गए हमारे पास, दीज आर दी ऑड वंस। तो ऑड आ गए। अब यहाँ पे लेट मी टेक दिस R2, R4, R6, R8। ठीक है, ये रेड वाले जो आप देख रहे हैं दीज आर दी ऑड वंस एंड दीज आर दी इवन वंस। ठीक है, ये समझने के लिए हमने लिया है यहाँ पे। तो हर जगह पे आपको एक ऑड और एक इवन मिल जाएगा। तो हमने ये एम्प्लॉय कर दी R1 और R2 अगर आप देखें तो दे आर नियर टू द जनरेटिंग साइड। तो ये दोनों जो हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल रिलेज। अब इनको नॉन डायरेक्शनल रिलेज लगाई हैं, जैसे ही हम इसके दूर की ओर को जा रहे हैं वी आर हैविंग द कौन सी रिले हमारे पास, डायरेक्शनल रिले। तो अभी ये कैसे काम होगा, कौन सी आपकी रिले काम करेगी जब फॉल्ट होगा। फॉल्ट, लेट अस सपोज हमारे पास फॉल्ट हो जाता है। कैसा फॉल्ट हुआ, लेट मी टेक दिस, अब देखते हैं हम यहाँ पे फॉल्ट हुआ। देखो फॉल्ट हुआ, जैसे ही फॉल्ट हुआ यहाँ पे अब करंट एक तरफ से नहीं आएगा, करंट विल कम फ्रॉम बोथ साइड्स। आप देख सकते हैं दिस इज IF1, दिस इज IF2। IF1 इज फॉलोइंग दिस पाथ, ये आया आपका IF1, और IF2 इज फॉलोइंग दिस पाथ और यहाँ पे जा रहा है। अब हम देखते हैं इसको वन बाय वन। ये देखो मैंने जैसे आपको बोला कि हमने जो रेड वाले हैं हमारे दैट आर ऑड वंस, उनकी हमने स्कीम ऐसे बना ली। रेडियल फिगर्स में आप जाके देख सकते हैं TMS 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 ऐसे हमने सेटिंग कर ली है। ये हम सेटिंग क्यों करते हैं ये मैं आपको प्रीवियस मॉड्यूल में बता चुका हूँ कि ऐसे हम सेटिंग क्यों करते हैं। तो ये दोनों सेटिंग्स हमने कर ली। अब हमने देखना है कि कौन सी रिले ऑपरेट करेगी, तो वो कैसे देखेंगे हम। तो पहले हम IF1 को देखते हैं, IF1 किस किस रिले को एक्चुएट करेगा। तो IF1 सबसे पहले यहाँ से आया, IF1 आया। IF1 और R1 की डायरेक्शन सेम है, मिड मींस इट विल ट्रिप। अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कि IF1 के सारी रिलेज आई कौन कौन सी हैं। इसके पाथ में आएंगे R1, R8, R3, करेक्ट, R1, R8, R3 तीन आई है। और IF2 की पाथ में कौन आई है, यहाँ पे आप देखें IF2 के पाथ में आई है हमारी R2, R7, R4, R5, R6। मगर ये सारी की सारी रिलेज ऑपरेट नहीं करेंगी। कौन सी रिले ऑपरेट करेगी वो हम देखते हैं, जिनकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के साथ होगी, सेम डायरेक्शन होगी, वही रिलेज ऑपरेट करेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं इट इज अ नॉन डायरेक्शनल रिले, दोनों तरफ को एरो है। तो R1 विल ऑपरेट, ओके R1 विल ऑपरेट। R8 की आप डायरेक्शन देख सकते हैं करंट से अपोजिट है, सो इट विल नॉट ऑपरेट। देन R3 विल ऑपरेट, और यहाँ पे देखो R2 ऑपरेट करेगी, सेम डायरेक्शन है करंट की भी R2 की भी। R7 ऑपरेट नहीं करेगी। R4 ऑपरेट करेगी बिकॉज IF2 और R2 की डायरेक्शन क्या है, सेम है। R5 नहीं करेगी क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। R6 करेगी बिकॉज IF2 की और R6 की डायरेक्शन सेम है। तो यू कैन सी फाइनली हमारे पास कौन कौन सी रिलेज, 1 2 3 4 5, ये वाली रिलेज हमारी ऑपरेट की R1, R3, R2, R4, R6। सो ऑल द रिलेज विल नॉट ऑपरेट। दिस इज द प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ अ रिंग मेन फीडर। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे इसने काम किया यहाँ पे। अब आते हैं हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन के ऊपर। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल की बात हो गई, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन के ऊपर। डिस्टेंस प्रोटेक्शन क्या है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन मेनली हमारा अप्लाई हो रहा है किसके लिए, टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन। ओके ठीक है, टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के लिए कैसे काम करेगा, यू कैन सी, मैं आपको यहाँ पे जूम करके बताता हूँ अगर हो पाता तो। आई होप यू कैन सी दिस। तो यहाँ पे ये क्या है, वी आर हैविंग डबल एक्चुएटिंग रिले, इट इज कॉल्ड डबल एक्चुएटिंग रिले। डबल एक्चुएटिंग रिले क्यों कहते हैं इसको हम, बिकॉज इसके अंदर दो कॉइल्स होती हैं, वन इज ऑपरेटिंग कॉइल, वन इज रिस्ट्रेनिंग कॉइल।
तो इसकी वजह से दो फोर्सेस हमारे पास इसमें आती हैं। दो फोर्सेस कौन से आती हैं? ऑपरेटिंग फोर्स, वन इज रिस्ट्रेनिंग फोर्स, ऑपरेटिंग फोर्स एंड वन इज रिस्ट्रेनिंग फोर्स। वन इज फ्रॉम द सिटी सेकेंडरी, सिटी सेकेंडरी से आती है हमारे पास, करंट ट्रांसफार्मर से आती है, और ये हमारे पास पीटी से आती है। तो अगर ये सीटी से आती है इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द करंट, एंड अगर ये पीटी से आती है इट विल डिपेंड अपॉन द वोल्टेज। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं K1 और K2, देन आई स्क्वायर दिस ऑपरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू K1 आई स्क्वायर, रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज इक्वल टू K2 आई स्क्वायर। ठीक है जी। अब ट्रिपिंग कब होगी, रिले ऑपरेशन कब होगा, आपको पता है रिले ऑपरेशन तो तभी होगा जब ऑपरेटिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो यहाँ पे आप देखिए मैथमेटिकली हमने देखा व्हेन ऑपरेटिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द रिस्ट्रेनिंग फोर्स, तभी हमारी क्या होगी, रिले ट्रिप होगी। ओके गुड। सो फाइनली हमने क्या पा लिया यहाँ से, रिले रेशो पा ली। रिले रेशो इज V/I शुड बी लेस देन K1/K2 का अंडर रूट। इस तरह से रिले रेशो हमारे पास आ जाती है। तभी ये ऑपरेट करेगी अगर V/I रेशो जो है आपकी, रिले रेशो शुड बी लेस देन K1/K2, वेयर K1 एंड K2 आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स। चलिए अब आते हैं V/I इज इक्वल टू Z। यू नो दैट V/I जो होगा लाइन के इम्पीडेंस के बराबर होगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इम्पीडेंस रिले। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं जी, इम्पीडेंस रिले भी कहते हैं। यहाँ से इसका नाम है इम्पीडेंस रिले। तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो डिस्टेंस रिले को फर्दरली हम क्या कह देते हैं, इम्पीडेंस रिले। इसके अंदर और भी आती हैं, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस एंड अदर रिलेज भी इसके अंदर आती है। दैट वी विल सी कि हमारे स्कोप में है या नहीं है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। अभी क्या हुआ, मीन्स अगर V/I इज इक्वल टू अंडर रूट K1/K2 हो जाए तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज दी वेज कंडीशन। इसको क्या कहते हैं हम, वेज कंडीशन। मतलब एकदम से यू कैन से ऑन दी वर्ज ऑफ ऑपरेशन होगा इस टाइम पे। सो इसको कहते हैं हम वेज ऑपरेशन, इट इज कॉल्ड। अच्छा, इम्पीडेंस रिले कैसे काम करती है, इम्पीडेंस रिले कैसे काम करती है? इम्पीडेंस, यू नो, इम्पीडेंस मीन्स R प्लस JXL, लाइन के पास लाइन का रेजिस्टेंस प्लस JXL इंटू L, मीन्स Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, हमारे पास इम्पीडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को हमने रिले ट्रिपिंग में यूज करना है। तो रिले डज नॉट नो कि कितने किलोमीटर की दूर पे फॉल्ट हुआ है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, डज नॉट नो द डिस्टेंस, पर उस डिस्टेंस को वी विल सी इन द फॉर्म ऑफ इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस ही एक पैरामीटर है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कितनी दूर पे हमने ट्रिपिंग करनी है, कितनी दूर पे फॉल्ट हुआ है, कैसे ऑपरेट करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्टेंस रिले में ही एक टाइप आ जाती है डेफिनेट डिस्टेंस रिले। ये कैसे काम करती है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। डेफिनेट डिस्टेंस रिले कैसे काम करती है, सी हियर। हमने देखा V/I इज इक्वल टू अंडर रूट K1/K2, लेट अस से इट इज 10। ठीक है, V/I इज इक्वल टू अंडर रूट K1/K2 इज इक्वल टू 10 हमने ले ली वेज कंडीशन। अब यहाँ पे देखो रिले यहाँ पे लगा दी हमने, ये हमारा जनरेटर है, जनरेटर से आगे हमने ट्रांसमिशन लाइन पे रिले लगा दी। अब फॉल्ट होता है 100 किलोमीटर अवे। इज इट क्लियर? 100 किलोमीटर इज इक्वलेंट टू 10 ओम हमने मान लिया। ठीक है, 150 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 15 ओम। 200 किलोमीटर कितना होगा, 20 ओम। तो वेज कंडीशन क्या है हमारी, वेज कंडीशन है हमारी 100 किलोमीटर 10 ओम, मीन्स 10 ओम जब भी होगा, ठीक है जी, इम्पीडेंस 10 ओम जैसे ही होगा उस पॉइंट के ऊपर आपकी रिले ऑपरेट कर जाएगी। मीन्स अगर आपका यहां से लेके यहां तक फॉल्ट होगा, दिस रिले कैन कवर अप, दिस इज कॉल्ड रीच ऑफ रिले। तो आपका Z जो है इट शुड बी लेस देन 10। इज इट अंडरस्टैंडेबल और नॉट? मीन्स 0 से 100 किलोमीटर के बीच में अगर आपको फॉल्ट की डिटेक्शन करवानी है, ट्रिपिंग करवानी है, तो Z शुड बी लेस देन 10। अगर Z ग्रेटर देन 10 होगा इट विल नॉट ऑपरेट। इन दोनों कंडीशंस के ऊपर नो ऑपरेशन होगा, बिकॉज दे आर आउट ऑफ रीच ऑफ द रिले।
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट रिले, डेफिनेट डिस्टेंस रिले। एक डेफिनेट डिस्टेंस तक आप ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले। टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले ये भी एक टाइप है हमारे पास। टाइम डिस्टेंस इम्पीडेंस रिले में देखिए आप सी इट क्लियरली। एग्जाम्पल लेके हम इसको देखते हैं। 3 जोन प्रोटेक्शन हमने करनी है। लेट अस सपोज 3 जोन प्रोटेक्शन कैसे होती है, इसको लीव इट हियर। वी आर हैविंग 3 डिस्क। लेट अस सपोज फर्स्ट डिस्क, सेकंड डिस्क, थर्ड डिस्क। 3 भागों में हमने जोन को डिवाइड कर दिया। 3 भागों में जोन को डिवाइड किया। ऑपरेशन कब कब होगा ये यहाँ पे हम देख रहे हैं। और टाइम डिले, इट इज टाइम डिले। टाइम डिले कितना कितना होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो जोन डिवीजन है वो काम करेगा व्हेन z इज लेस देन 8 ओम, ये हमने डिफाइन कर दिया। सेकंड काम करेगा व्हेन इट इज 8 ओम टू 15 ओम। थर्ड काम करेगा व्हेन इट इज 15 टू 20 ओम। और इसी की पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे देखें, सो दिस will operate instantaneously, this will operate in the range of 0.3 second, this will operate in the range of 0.5 seconds। ठीक है। तो टाइम के हिसाब से भी हमने यहाँ पे डिवीजन दे दिया। सो इट इज द फास्टेस्ट ऑपरेशन, फास्टेस्ट ऑपरेशन ऑफ द रिले, फास्टेस्ट ऑपरेशन ऑफ द रिले। तो हमने क्या किया, लेट अस सपोज हमने ये 200 किलोमीटर की लाइन थी टोटल। 200 किलोमीटर की लाइन को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, दैट इज 100 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर। और जैसे हमने इसको डिवाइड किया, इट बिकेम ए बी एंड बी सी। दो हिस्सों में डिवाइड हो गई लाइन। अब हमने इसको प्रोटेक्ट करना है यूजिंग 3 जोन प्रोटेक्शन। तो हमारे पास 3 जोन आ गए, Z1A, Z2A, Z3A। ठीक है, एक इसके ऊपर हमारा जोन आ गया। अब Z1A, Z2A और Z3A में क्या है, Z1A will protect, this is the fastest, you know, this is Z1A, this is Z2A, this is Z3A। ठीक है जी। तो फास्टेस्ट कौन है, इंस्टेंटेनियस कौन है, इट विल ऑपरेट द 80% पार्ट ऑफ दिस। 20% जो लेफ्ट आउट है हमारा, 20% जो हमारा लेफ्ट आउट है, इट विल बी कवर्ड अंडर दिस 0.3 सेकेंड वाले डिले में ये कवर होगा, दैट इज Z2A। और यहाँ पे इट इज Z3A। अब क्या है, इसके अंदर 2 टर्म्स आती हैं, वन इज प्राइमरी प्रोटेक्शन, वन इज बैकअप प्रोटेक्शन। उसको समझने के लिए लेट अस सपोज दिस Z1B, Z2B, ऐसे ही इसका Z3B भी होगा आगे, Z3B, ये ऐसे चलती जाएगी। तो सबसे पहले अगर लेट अस सपोज इस जोन में फॉल्ट आता है, मान लो यहाँ फॉल्ट आ गया, तो कौन ऑपरेट करेगा, Z2A ऑपरेट करेगा या Z1B ऑपरेट करेगा, Z2A ऑपरेट करेगा या Z1B ऑपरेट करेगा। फॉर श्योर Z1B ऑपरेट करेगा। Z1B ऑपरेट क्यों करेगा, बिकॉज इट इज फर्स्ट डिस्क। तो फर्स्ट डिस्क क्या है, इंस्टेंटेनियस है, सो इंस्टेंटेनियसली इट विल ऑपरेट। सो ये होगा प्राइमरी प्रोटेक्शन। यहाँ पे कौन है, प्राइमरी प्रोटेक्शन कौन है, प्राइमरी प्रोटेक्शन इज Z1B। अगर Z1B लेटर सपोज किसी वजह से फेल हो जाता है, तो हमारे पास कौन है, बैकअप प्रोटेक्शन भी है। कौन है बैकअप प्रोटेक्शन, Z2A। क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखें तो कौन है, Z2A करेगा 0.3 सेकंड में, ये करेगा 0.5 सेकंड में। मतलब कि अगर Z2B पहले ऑपरेट करेगा, Z3A बाद में ऑपरेट करेगा। अगर Z2B किसी वजह से, प्राइमरी प्रोटेक्शन किसी वजह से काम नहीं भी कर पा रही है, तो कौन काम करेगा, बैकअप प्रोटेक्शन काम करेगा। ठीक है। इसी तरह से हम इसको और भी जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे और भी रिलेज को हम कवर अप कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम और डिस्टेंस दोनों को हम अकोमुलेट करके वी विल मेक इम्पीडेंस रिले। सो थैंक यू गाइस। सो इसके बाद जो हमारा मॉड्यूल होगा, दैट विल बी द लास्ट मॉड्यूल। सो थैंक यू सो मच। अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे डिफरेंशियल रिलेज के बारे में और कैसे वो काम करती हैं। थैंक यू सो मच।